सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 2 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो इसका सही उत्तर होगा कार्लोस अल्काराज ने। आपको पता है साल में 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें सबसे पहला वाला भी हो चुका है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो अभी इसमें मेन सिंगल वुमेन सिंगल ये सब हो चुका है। तो मेन सिंगल की हम अगर बात करते हैं तो इसको जीत लिया कार्लोस अल्काराज ने। ये स्पेन के टेनिस प्लेयर है, याद रखना। यहाँ पे फाइनल में इन्होंने किनको हराया, नोवाक जोकोविच को हराया है। ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर है। और कार्लोस से हम ये ध्यान रख सकते हैं कि पहली बार इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल जीता है। वैसे तो ये उनका 7वां ग्रैंड स्लैम है। मतलब फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन वो ये 2-2 बार जीत चुके हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ओपन पहली बार इन्होंने जीता है। कार्लोस अल्काराज, याद रखना, स्पेन से है। वहीं वुमेन सिंगल की भी आपको यहीं पे बता दूं, वुमेन सिंगल किसने जीता, एलेना रबाकिना ने जीता है। वो कजाकिस्तान की टेनिस प्लेयर है। और इन्होंने फाइनल में किनको हराया, आर्यना सबालेंका को हराया। वो बेलारूस की प्लेयर है। और एलेना रबाकिना से भी आपको बता दूं कि ये उनका पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। इससे पहले उन्होंने केवल एक ही ग्रैंड स्लैम जीता था, विंबलडन ओपन वाला 2022 में। तो ये उनका दूसरा ग्रैंड स्लैम भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो मेन सिंगल में कार्लोस अल्काराज विजेता रहे और वुमेन सिंगल में एलेना रबाकिना विजेता रही है। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अच्छा, आपको याद आएगा अभी 2-4 दिन पहले हमने टेनिस की एक न्यूज पढ़ी थी नोवाक जोकोविच से संबंधित। क्या पढ़ा था कि 400 ग्रैंड स्लैम मैचेस जीतने वाले वो दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और अगर आप पूछना चाहोगे ना कि अभी तक कौन वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, तो भी वो यही है, नोवाक जोकोविच। 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल ये जीत चुके हैं। अगर इस बार भी ये जीत जाते ना कार्लोस को हरा करके, तो 25 हो जाते हैं। अच्छा देखो, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। यहाँ से क्या स्टैटिक प्रश्न बनता है वो ध्यान से सुनना। कौन कौन से होते हैं, एक तो सीक्वेंस याद रखना, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन ओपन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन ओपन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो ये भी बड़ा आसान है। पहला और आखिरी वाला याद रखो, हार्ड कोर्ट पे होता है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे होता है। ठीक है, याद रहेंगे। अब ये 2-3 प्रश्न मैं आपसे होमवर्क के रूप में पूछ रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो ये प्रश्न आप करोगे, मैं आपको जो समझा चुका हूँ उसी से बना हुआ प्रश्न है ये। वीडियो को पॉज करो, आंसर लगाओ। एक ये प्रश्न भी लगाओ, इसका उत्तर बताओ, एमपी पुलिस में पूछा गया था। और एक ये छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अच्छा, ये शायद आपसे बनेगा नहीं, तो मैं आपको समझा देता हूँ ताकि अगर फिर कभी एग्जाम में ये प्रश्न इस तरह का रिपीट हो जाए तो आप कर सको। ये पूछ रहा है कि जो 4 ग्रैंड स्लैम है उनको आपको अरेंज करना है, इस तरह से अरेंज करना है कि जो सबसे पुराना है, जो सबसे पहले शुरू हुआ था, वो सबसे पहले आना चाहिए। और जो सबसे बाद में शुरू हुआ, जो सबसे नया है, वो सबसे बाद में आना चाहिए। अब देखो, इसको याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको सन याद नहीं करवा रहा कि कब शुरू हुआ था, एक ट्रिक बता रहा हूँ। इससे आपसे ये किसी भी इससे प्रश्न अगर एग्जाम में फ्यूचर में किसी भी ऑर्डर में अगर आपसे पूछ ले तो आप बता पाओगे। तो ऐसे याद रखो, अल्फाबेट होते हैं। तो जो सबसे बड़ा अल्फाबेट है कौन सा है, डब्ल्यू, विंबलडन ओपन, वो सबसे बड़ा है, मतलब वो सबसे पुराना है। और जो सबसे छोटा है, मतलब कौन सा, ए, वो सबसे नया है, मतलब सबसे बाद में आया है ये। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पुराना डब्ल्यू हो जाएगा, फिर यू हो जाएगा, मतलब यूएस ओपन, फिर एफ होता है, एफ हो जाएगा। अल्फाबेट से मतलब आपको मैंने याद करवा दिया ये। ठीक है, अब ये पुराने से नए में आपको अरेंज करवाए, नए से पुराने में अरेंज करवाए तो आप कर पाओगे और आपको ये याद भी रहेगा, सबसे बड़ी बात यह है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी जनवरी 2026 में ही पटना पक्षी अभ्यारण्य में शामिल हो गया है, ये किस राज्य में है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना। और अगर इस प्रश्न को कोई स्टूडेंट पढ़ के नहीं जाता ना, तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो इसको गलत करके आएगा, करेगा जरूर लेकिन गलत करके आएगा, क्योंकि यहाँ पे पटना लिखा हुआ है। तो अपना 6 सेंस दौड़ाएगा और आंसर इसका बिहार लगा के आएगा और उसका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका सही उत्तर यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। तो ध्यान से सुनना, अभी 31 जनवरी को ही भारत किया गया है। तो अब अगर देखेंगे तो हमारे पास टोटल रामसर स्थल कितने हो गए हैं, 98 हो गए हैं। तो वो दोनों कौन कौन से हैं, जिसमें से एक तो ये है पटना पक्षी अभ्यारण्य, जो आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, और इस तरह से ये उत्तर प्रदेश का 11वां रामसर स्थल बन गया है। और जो दूसरा वाला है छारी डांड पक्षी अभ्यारण्य, ये आपको कच्छ गुजरात में मिलेगा, और ये गुजरात का कौन सा नंबर का, 5वां रामसर स्थल बन गया है। ठीक है, तो दोनों याद रखना, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। हम बिल्कुल सेंचुरी की तरफ पहुंच गए हैं, कभी भी सेंचुरी लग सकती है।
तो सबसे ज्यादा रामसर स्थल आपको मिलेंगे तमिलनाडु में लगभग 20 है, और उत्तर प्रदेश में अब ये 11 हो चुके हैं। बाकी लिस्ट में आप देख सकते हो, इससे पहले के 96 नंबर का, 95, 94, ये इसके पीछे के 2-5 मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिए। जैसे कि 96 था राजस्थान के अलवर जिले की सिलीसेट झील। उससे पहले 95 नंबर का छत्तीसगढ़ का ये पहला था, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कोपरा जलाशय। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको और कराऊंगा, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि वेटलैंड हम करते रहते हैं, आर्द्र भूमि हम कई बार सुनते हैं, लेकिन आर्द्र भूमि का मतलब होता क्या है? तो आप कहोगे ये एक ऐसा भूभाग है जो स्थायी रूप से या मौसमी तौर पर पानी से भरा रहता है, जैसे कि उदाहरण दलदल हो गया, झीलें हो गई, नदियां या मैंग्रोव। और ये भूमि और जल के बीच का संक्रमण क्षेत्र है, जहाँ की मिट्टी में नमी होती है और विशिष्ट वनस्पतियां उगती है। इन्हें पृथ्वी की किडनी या प्रकृति के गुर्दे भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये लाइन भी याद रखना, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। और इन्हीं वेटलैंड्स को, इन्हीं आर्द्र भूमियों को संरक्षण देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। कब? 2 फरवरी 1971 को। कहां पर हुआ था? ईरान के रामसर में हुआ था, और इसी कारण से इसको रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। अच्छा, भारत ने इस रामसर कन्वेंशन पे हस्ताक्षर कब किए थे? 1 फरवरी 1982 में। और ये जो कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी को हुआ था, इसीलिए हर साल 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में भी मनाते हैं। अच्छा, अगर प्रश्न बनता है कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था, तो 2 थे। चिल्का झील जो आपको उड़ीसा में मिलेगी, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है, और उसी के साथ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो आपको मिलेगा राजस्थान में। कब बने थे? 1981 में। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल का सुंदरबन जो बना था 2019 में। सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में रेणुका जो बना था 2005 में। उसके अलावा याद रखना, उदयपुर और इंदौर ये वेटलैंड सिटी सर्टिफिकेट पाने वाले पहले भारतीय शहर बने थे, और ये उदयपुर वाला प्रश्न शायद किसी एग्जाम में आया भी था। उसके अलावा याद रखना, आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी? जय श्री वेंकटेशन बनी थी। और रामसर सचिवालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, ध्यान में रखना। अच्छा, इसी के बेसिस पे ये कुछ होमवर्क प्रश्न है आपके लिए, ये उत्तराखंड पीएससी एग्जाम में पूछा गया था। एक और प्रश्न लो, ये आईबीपीएस बैंक के एग्जाम में पूछा गया था, 2024 में पूछा गया था। ये अच्छा प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में जो वेटलैंड एरिया है वो सबसे ज्यादा है? तो इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ, गुजरात। क्योंकि स्टैटिक प्रश्न है तो फिर से रिपीट होता है कहीं पे, तो आप सही करना। मतलब आप यूं मान के चलो, लगभग भारत में जितने भी वेटलैंड जो एरिया है उसका 22% आपको केवल गुजरात में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू हुई है? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उन्होंने अभी आणंद जिले के भद्रा से मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना को शुरू किया है। ये एक ग्रामीण विकास योजना है जिसका उद्देश्य है गांव को आधुनिक शहरी स्तर की सुविधाएं प्रदान करके उनका कायापलट करना। तो इस योजना का मुख्य लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, लोगों को शहरों की ओर पलायन करने की आवश्यकता को कम करना। मतलब वो सुविधाएं उनको यहीं पे दे देंगे तो वो गांव छोड़कर जाएंगे नहीं, और गांव को आत्मनिर्भर बनाना। तो इस योजना के तहत 2667 नई पंचायत कार्यालयों की आधारशिला रखी जाएगी। एक लाइन में बोलूं तो इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण शासन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। तो योजना का नाम याद रखना, मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना। इसको शुरू किया गुजरात ने। कुछ और योजनाएं पहले मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, फिर आपको गुजरात लेकर के चलता हूँ। आपको याद है भारत सरकार ने देश में किशोरियों को कौशल प्रदान करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए नव्या योजना शुरू की थी, और अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में शुरू किया था। विद्या शक्ति पहल आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। आदि कर्मयोगी पहल जनजातीय मंत्रालय ने शुरू की थी, जिसके मंत्री हैं जुएल ओराम। सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप योजना को मंजूरी दी बिहार ने। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान को गुजरात ने, और राजभवन अन्न धन योजना गोवा में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना को राजस्थान ने। डिजी लक्ष्मी योजना आंध्र प्रदेश। मुख्यमंत्री सेहत योजना भी पंजाब में शुरू हुई, और गज मित्र योजना यह असम में शुरू हुई थी। बाकी गुजरात की बात हो रही है तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल गांधीनगर हो गई, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गवर्नर आचार्य देवव्रत है। आप मुझे बताओ, आचार्य देवव्रत और किस राज्य के गवर्नर है, और किस राज्य का एडिशनल चार्ज इनके पास है? बाकी राजकीय पक्षी यहाँ का है ग्रेटर फ्लेमिंगो। पशु है एशियाई शेर। वृक्ष है बरगद। पुष्प है गेंदा। और नृत्य में बात करेंगे तो गरबा हो गया, डांडिया हो गया। वंसडा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क है। सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर, उकाई बांध है ताप्ती नदी पर, कडाना बांध है माही नदी पर, दांतीवाड़ा बांध है बनास नदी पर। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी देख लिया जाए गुजरात से। तो
आपको याद होगा 11वां एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 में हुआ था भारत में। कहाँ पे? अहमदाबाद में। इसका मैस्कोट जलवीर था। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया था नारनपुरा अहमदाबाद में ही। 5वां राजभाषा सम्मेलन ये भी हुआ था गुजरात में ही, गुजरात के गांधीनगर में। और अहमदाबाद के साबरमती में एशिया के सबसे बड़े रेल कमांड सेंटर का भी अनावरण किया गया। गुजरात का चौथा सौर गांव ये था धोरडो गांव, जबकि याद रखना भारत का पहला सौर गांव कौन सा था? मोढेरा गांव, ये भी गुजरात का ही था। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने धोरडो गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया था। और 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे भारत उसको होस्ट करेगा। भारत में भी कहाँ पर होंगे? अहमदाबाद में होंगे। और 20 सालों के बाद भारत कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट कर रहा है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट टाइम हमने 2010 में होस्ट किया था, तब नई दिल्ली में होस्ट किया था, वो भी याद रखना। बाकी अभी पापा पगली प्रोजेक्ट ये भी गुजरात के दाहोद जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों में लॉन्च किया गया। और गुजरात सरकार ने 2025 को शहरी विकास वर्ष घोषित किया था। उसके अलावा 23वें वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स जो होंगे 2029 में भारत में होंगे। भारत में भी कहा? गुजरात के गांधीनगर में। और भारत पहली बार इन गेम्स को होस्ट कर रहा है। बाकी कॉमनवेल्थ गेम्स मैंने आपको बताई दिए। ठीक है, सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसने मैया 200, ये नाम है इसका, मैया 200, इस नाम से एक चिप को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने ही ये मैया 200, क्या बोलोगे इसे? प्रोनाउंसिएशन देख लेना, MAIA, मैया 200। और इस नाम से इन्होंने अपना AI इन्फ्रेंस एक्सेलरेटर चिप लॉन्च किया है क्या ये मैया 200? तो यूं समझो, जैसे मनुष्य को सोचने के लिए दिमाग चाहिए होता है, वैसे ही AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट की बात चल रही है तो को पायलट हो गया, इसको तेजी से चलने के लिए पावरफुल चिप्स चाहिए होते हैं। तो ये वही है मैया 200, ये वही चिप है, उसका दिमाग आप कह सकते हो। तो जब आप चैट जीपीटी, चलो माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे हैं तो हम उदाहरण लेते हैं को पायलट का। तो जब को पायलट से सवाल करते हैं तो वो हमें जवाब देता है। तो जब वो हमें जवाब दे रहा है तो उसे हम अनुमान कहते हैं, इन्फरेंस। तो मैया 200 इस काम को बहुत तेज बना देता है। तो इस चिप को माइक्रोसॉफ्ट 365 को पायलट और GPT 5.2 जैसे बड़े मॉडल्स को पावर देने के लिए भी बनाया गया है। अभी AI के लिए सबसे ज्यादा एनवीडिया जो कंपनी है उसके चिप्स का इस्तेमाल होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट अपने इस मैया 200 चिप से अपनी निर्भरता एनवीडिया पर कम करेगा। इस चिप में 140 अरब से ज्यादा ट्रांजिस्टर हैं जो इसे बहुत शक्तिशाली बनाते हैं। ठीक है, इतना आपको डिटेल में पूछेगा नहीं, सिंपल सा याद रखना। मैया 200 ये जो चिप है ये किसका है, किसने बनाया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। अब माइक्रोसॉफ्ट की बात करेंगे, लेकिन ये प्रश्न याद रखना, देखो इसी से मिलते जुलते प्रश्न लगे मुझे तो बता रहा हूँ। मोदी जी ने देश का पहला 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप लॉन्च किया था, उसका नाम पूछा जा सकता है, विक्रम है। और भारत ने अपना पहला 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट डुअल कोर स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है? ध्रुव 64 है। इन प्रश्नों को इंपॉर्टेंट मार्क करना भाई, इंपॉर्टेंट है ये। हम माइक्रोसॉफ्ट में और बता दो मैं आपको, माइक्रोसॉफ्ट से ये सब 2025 में हमने पढ़े थे। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक AI मॉडल मैग्मा को लॉन्च किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने बारामती महाराष्ट्र में AI आधारित प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स लॉन्च किया था। टोपोलॉजिकल कोर पर आधारित दुनिया की पहली क्वांटम चिप ये तैयार की माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने महाराष्ट्र में 3 AI केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया। कहां पर करेगा? मुंबई, पुणे, नागपुर। और माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल बाद किस देश से अपना परिचालन बंद कर दिया? तो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान से। ये बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने, बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में 39वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला ये कहां पर शुरू हुआ? तो आंसर होगा इसका चेन्नई में। तो भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला 2026 की हम बात कर रहे हैं, यानी कि इंडिया इंटरनेशनल लेदर फेयर। अभी 2026 में 39 नंबर का ये इसका एडिशन हुआ, 1 से लेके 3 फरवरी तक। कहां पर? याद रखना, चेन्नई में। तो होगा क्या? नाम से क्लियर है, चमड़े से बने जो भी उत्पाद है वो यहाँ पर प्रदर्शित किए जाते हैं, मतलब चमड़े से बनने वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं। या यूं कह दो कि ये मेला भारत के चमड़ा उद्योग के निर्यात और निवेश क्षमता को प्रदर्शित करता है। अच्छा, चमड़े से 2-3 पॉइंट मैं आपको याद दिलाऊं। एक तो भी लेटेस्ट याद रखना, हमारे चमड़ा निर्यात परिषद के अध्यक्ष नए बने थे, रमेश कुमार जुनेजा इनका नाम है। ये नाम आपको याद होगा, अभी जनवरी की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। ठीक है,
और एक ये प्रश्न आपका एग्जाम में आ चुका है कि भारत में चमड़े के सिक्के का प्रचलन किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और लेदर सिटी ऑफ इंडिया आप जानते ही हो, कानपुर को कहते हैं। अभी वैसे ये मेले वाला प्रश्न है, तो कुछ इंपॉर्टेंट मेले यानी कि फेयर जो न्यूज में रहते हैं वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। अगर बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की, इसका आयोजन होता है हरियाणा के फरीदाबाद में। सरस मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में होता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल। माघी मेला पंजाब और माघ मेला प्रयागराज। झिंगा मेला पंजाब। लक्की मेला राजस्थान के सीकर में। गोल मेला जगन्नाथ मंदिर उधमपुर जम्मू कश्मीर। श्रावणी मेला देवघर झारखंड। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख। अंबुबाची का मेला असम में। मेदराम जात्रा मेला तेलंगाना में। और ये कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। और कुंभ मेला 4 जगह पे लगता है, आपको पता है, हरिद्वार प्रयागराज उज्जैन नासिक। पुष्कर मेला राजस्थान में। नौचंडी मेला मेरठ। सोनपुरी मवेशी मेला बिहार। परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश। अभी पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। माधवपुर मेला गुजरात में। 27वां सरस आजीविका मेले का आयोजन हुआ था, पिछले साल हुआ था ये नई दिल्ली में। 53वां वर्ल्ड बुक फेयर विश्व पुस्तक मेला अभी 2026 में हुआ, ये जनवरी में तो मैंने अपडेट कर दिया। भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था, इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर रहा था कतर और फोकस कंट्री स्पेन रहा था। ठीक है, ये सब ध्यान रखना। बाकी आपके लिए ये होमवर्क प्रश्न है, बताओ उत्तर क्या होगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारतीय तटरक्षक बल दिवस ये कब मनाया गया? तो हर साल 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे भारतीय तटरक्षक बल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? ऑब्वियसली भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी 1 फरवरी को, 1 फरवरी 1977 में। अच्छा, इसी के बारे में बताऊं मैं आपको। तो इसकी स्थापना याद रखना किस समिति की सिफारिश पे होती है? रुस्तम जी समिति। और भारतीय तटरक्षक बल का जो पहला जहाज था वो कौन सा था? आईसीजीएस कुठार। आईसीजीएस का मतलब हो गया इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, जैसे हमारी नौसेना में होता है ना, आईएनएस हम बोलते हैं। ठीक है, आईएनएस विक्रांत। तो आईएनएस मतलब क्या हो गया? इंडियन नेवल शिप। और इसके पहले महानिदेशक कौन थे? पहले डायरेक्टर जनरल थे वीए कामत। अभी कौन है? अभी है परमेश शिवमणि, 26वें नंबर के हैं। और भारतीय तटरक्षक बल उड़ीसा के तट पर कछुओं की सुरक्षा के लिए हर साल एक ऑपरेशन चलाता है, उसका नाम क्या है? ऑपरेशन ओलिविया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका मोटो होता है वयम रक्षा। वैसे ये पॉइंट भी याद रखना कि समुद्र प्रताप क्या है? ये भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है भारतीय तटरक्षक बल के लिए। ये पहला है। और दूसरा इसी तरह का जहाज है, उसका नाम है समुद्र प्रचेत। तो कंफ्यूज मत होना, देखो मिलते जुलते नाम है। पहला वाले का नाम है समुद्र प्रताप और दूसरे का नाम है समुद्र प्रचेत। अभी 2025 में ही चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? रोम इटली में। सह अध्यक्षता जापान ने की थी, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और ये हमारा फरवरी का अब डेज आने चालू हो गए। जैसे जैसे आगे आते जाएंगे मैं आपको साथ के साथ 1 फरवरी से सारे डेज रिवाइज करवाता हुआ चलूंगा आखिरी तक। तो बस आपको ध्यान देना है, रेगुलर रहना है। तो सारी चीजें आपको इतनी बार मैं यही बोल दूंगा ना, तो आपको यही चीजें लर्न हो जाएगी, सारी याद हो जाएंगी। ठीक है, अभी डिपेंड करता है आप कितना ध्यान से चीजों को पढ़ते हो, कितना आप रेगुलर रहते हो। हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं। हाल ही में समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स की डिजिटल वसूली शुरू करने वाला भारत का पहला जिला ये कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा धमतरी। तो धमतरी ये छत्तीसगढ़ का जिला है, पहले तो याद रखना, जो अभी देश का पहला जिला बन गया जहां समर्थ पंचायती पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स का डिजिटल कलेक्शन शुरू हुआ। और ये ऐतिहासिक शुरुआत अभी नगरी ब्लॉक के सांकरी ग्राम पंचायत से की गई, जहां ग्रामीण अब यूपीआई के माध्यम से आसानी से टैक्स भर सकते हैं। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो मोबाइल से ट्रांसफर करते हैं ना, वो इसी के माध्यम से करते हैं पैसा। तो याद रखना कि धमतरी ये देश का पहला जिला है जिसने सभी पंचायतों में समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन टैक्स वसूली शुरू की है। अच्छा, ये जो पोर्टल की अगर अलग से प्रश्न आपसे इस पोर्टल को लेकर के आ जाए कि समर्थ पंचायत पोर्टल के बारे में बताओ, कब लॉन्च हुआ था? 25 जनवरी 2026 को ये लॉन्च हुआ था। इसको लॉन्च किया था पंचायती राज मंत्रालय ने। अच्छा, पंचायती राज मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, जिनके पास पशु मत्स्य पालन मंत्रालय भी है। तो इस पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य की बात करोगे तो पंचायतों के राजस्व संग्रह को डिजिटल और सुव्यवस्थित करना। अच्छा, इसी पोर्टल से मिलता जुलता एक पोर्टल मैं आपको करवाता हूँ जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। मैं बात कर रहा हूँ जन समर्थ पोर्टल की। देखो ना कितना मिलता जुलता है। यह है समर्थ पंचायत पोर्टल और एक और होता है जन समर्थ पोर्टल। ठीक है,
वो जो पोर्टल है वो 6 जून 2022 को लॉन्च हुआ था। ये क्रेडिट लिंक्ड योजनाओं के लिए है, मतलब 13 से ज्यादा सरकारी ऋण योजनाओं को आप एक ही जगह पर एक्सेस कर सकते हो, एक ही जगह पर उपलब्ध होगी इस पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, तो वो अलग पोर्टल है, ये हमारा पोर्टल अलग है। पोर्टल वाला ही प्रश्न है तो एक काम करता हूँ, कुछ एप्लीकेशन पोर्टल वाले अभी न्यूज में जो प्रश्न रहे वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। शायद कल परसों भी मैंने आपको इसी तरह से शीट रिवाइज कराई थी, तो वो शीट अलग थी, आज वाली शीट अलग है, तो ध्यान से देखना। और वैसा ही है, यहाँ पे सारी एप्लीकेशन पोर्टल जो भी नाम होंगे वो यहाँ आएंगे, किसने लॉन्च किया था वो यहाँ आएंगे, वो किस बारे में है तो शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको एक बार पढ़ के समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके आप आराम से अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, पीडीएफ आपको मिल ही जाती है, वहां पढ़ सकते हो, वरना जब इनके बारे में बताया तब तो मैंने आपको डिटेल में समझाया ही था। फिर भी मुझे लगा कि एक बार शॉर्ट में लिख देना चाहिए, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। मैं अभी आपको बताऊंगा कौन सा पोर्टल एप्लीकेशन है और किसने लॉन्च किया। जैसे कि स्वरेल एप्लीकेशन को भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया था, मित्र पोर्टल को सेबी ने, सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन को हरियाणा ने, भारत बोल पोर्टल को सीबीआई ने, स्कैन पोर्टल को उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय ने, एकलव्य पोर्टल को भारतीय सेना ने, अन्न दर्पण पोर्टल को भारतीय खाद्य निगम ने, सक्षम एप्लीकेशन को भारतीय निर्वाचन आयोग ने, विजन पोर्टल को जितेंद्र सिंह ने जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, सुगम एप्लीकेशन को छत्तीसगढ़ ने और संकलन एप्लीकेशन को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने लॉन्च किया था। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 10 दिवसीय सरस मेला ये कहां पर मनाया जा रहा है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो सरस मेला 2026 की हम बात कर रहे हैं, इसका आयोजन 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी 2026 तक किया जा रहा है। कहां पर? जम्मू में। कौन इसका आयोजन कर रहा है? जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण उत्पादकों विशेषकर महिलाओं को सीधे ग्राहकों से जोड़ना और उन्हें मार्केटिंग के गुर सिखाना। तो ये सरस मेला है। अभी पीछे वाले प्रश्न में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेले जो आपके अक्सर न्यूज में रहते हैं करंट अफेयर्स में, वो सारे एक साथ रिवाइज कराए थे, आपने ध्यान दिया होगा। वहां पर भी हमने सरस मेले की बात की थी। और इसी से मिलता जुलता एक और होता है सरस आजीविका मेला, वो भी मैंने आपको वहां पे बताया था। अब आपका असली टेस्ट होने वाला है कि आप कितना चीजों को ध्यान से सुनते हो या मेरी क्लास में कितने रेगुलर रहते हो। अभी ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, ये प्रश्न ये देखो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न मेरे भाई, 2025 में मध्य प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था सरस आजीविका मेला। इसका जो 27वां संस्करण हुआ था, जिसका विषय था लखपति दीदी का निर्माण। ये सब एग्जामिनर ने दे दिया, संस्करण भी बता दिया, थीम भी बता दी। आपसे बस इतना सा पूछ लिया किस शहर में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका उत्तर ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ, पीछे जो प्रश्न मैंने आपको करवाया मेले वाला वहां पे। अब आप इसका उत्तर बताओ, इससे आपको पता लगेगा कि चीजों को आप कितना ध्यान से पढ़ रहे हो, कहीं आपका ध्यान इधर उधर भटक तो नहीं रहा है ना। बताओ, चलो हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी 2026 की पहली या यूं कहें कि भारत की 127वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा जसपे, पहली यूनिकॉर्न कंपनी है। वैसे तो अगर टोटल जोड़ेंगे तो ये भारत की 127वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है जसपे। ये बंगलुरु की एक फिनटेक स्टार्टअप है जसपे, और ये कंपनी डिजिटल भुगतान और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करती है और अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्विगी जैसे प्रमुख ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करती है। अच्छा, यूनिकॉर्न किसे कहते हैं? अगर किसी कंपनी या स्टार्टअप की जो वैल्यू है, उसकी वैल्यूएशन अगर $1 बिलियन रुपये में बात करोगे तो लगभग 8300 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा हो जाती है, तो उसको यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। और अभी ये बना है जसपे। ठीक है, तो इसका नाम ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे, बजट वाला प्रश्न है। केंद्रीय बजट 2026 में भारतीय, अच्छा इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप इनको ले सकते हैं और अगर अच्छे लगते हैं, अगर आप चाहते हैं आगे इनको कंटिन्यू रखें, तो उन वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। ठीक है, चलो ये वाला प्रश्न देखो कि केंद्रीय बजट 2026 में ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए अभी किस पहल की शुरुआत की जाएगी, अभी घोषणा की है निर्मला सीतारमण जी ने। तो आंसर होगा शी मार्ट्स, इसका आंसर होगा शी मार्ट्स। शी मार्ट्स की शुरुआत की जाएगी। तो हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, अभी इन्होंने बजट 2026-27 पेश किया और उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए शी मार्ट्स नाम से एक योजना को शुरू करने की घोषणा की है। शी मार्ट्स क्या है? आप ऐसे समझो, मतलब एक विशेष रिटेल आउटलेट्स हैं या दुकानें कह दो आप, दुकानें खोली जाएंगी जो महिलाओं के द्वारा ही संचालित होंगी और इन मार्ट्स के माध्यम से ग्रामीण उत्पाद सीधे बाजारों में स्थापित हो सकेंगे महिलाओं के।
और इन मार्ट्स के माध्यम से सकेंगे, ब्रांड वैल्यू बनेगी, उनकी इनकम में वृद्धि होगी। अगर एक लाइन में बोलूं ये सब क्या है, तो इसको शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को केवल उत्पादन तक सीमित न रख करके उन्हें सीधे उत्पादक से उद्यमी बनाना है। तो ये इस योजना का उद्देश्य होगा। योजना याद रखना, शी मार्ट्स इसका नाम है। निर्मला सीतारमण जी ने अभी लगातार अपना नवा बजट पेश किया। बजट से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं जो आपको वैसे याद भी होंगे कि भारत में जो पहली बार बजट पेश किया गया था कब, 1860 में किसने किया था, जेम्स विल्सन ने। स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट पेश किया था 1947 में किसने, हमारे पहले वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी ने। और गणतंत्र भारत का पहला जो बजट आया था 1950 में आया था, किसने पेश किया था, जॉन मथाई ने। सबसे ज्यादा बार बजट पेश कर चुके हैं मोरारजी देसाई, 10 बार। लेकिन जल्दी मेरे को लगता है निर्मला सीतारमण जी इनको पछाड़ देंगी, क्योंकि अगली बार इनका जो बजट है वो 10वीं बार का ही होगा। 9 बार का तो ये अब कर चुकी है। और भारत में पहली बार किस महिला के द्वारा बजट पेश किया गया था, तो इंदिरा गांधी। लेकिन याद रखना वो तो प्रधानमंत्री थी, लेकिन कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने बजट पेश किया था। लेकिन पूछ ले पूर्णकालिक वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करने वाली पहली महिला, तो फिर आंसर होगा निर्मला सीतारमण। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज इन वीडियोस को सपोर्ट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर कर देना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय ये कहां पर शुरू होगा, उत्तर प्रदेश में। फिर पूछा, रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय सेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है, हंसजा शर्मा। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में टॉपर रहा यूएसए। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किस देश की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ SJ-100 वाणिज्यिक विमान के उत्पादन के लिए समझौता किया, रशिया। किसने अपने स्वदेशी पनडुब्बी नारवाल का अभी पहला समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, ताइवान। और पैमाना पोर्टल को किसने लॉन्च किया, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। शहीद दिवस मनाया गया 30 जनवरी को। उसके अलावा पूछा, भारत ने 2026-27 के लिए किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने हेतु नामांकन जमा किया, यह है मेघालय में। और अभी 31 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, 34वां। और आखिरी प्रश्न था, किस भारतीय टीम के पूर्व कोच माइकल नॉब्स का निधन हो गया, तो ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच थे, हॉकी से इनका संबंध था। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, IIT पटना में बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर को शुरू किया गया, नाम क्या है, तो आंसर होगा परम रुद्र। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न,